चलिए डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। आपको बोरिंग लग सकता है थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन जरूरी है ये चैप्टर की समझ बनाने के लिए। तो डबल एंट्री सिस्टम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है डबल एंट्री, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ये बताता है कि अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनके दो इफेक्ट्स होंगे, यानी उनके दो जगह असर होंगे। हमने पिछला चैप्टर किया था सिंगल एंट्री सिस्टम का, जिसमें हमने देखा था कि चीजों को केवल एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो मैं फटाफट बताता हूँ, इसको आप दो तीन तरीकों से समझ सकते हो। या तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें एक तो रिसीविंग वैल्यू होगी, एक गिविंग वैल्यू होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने अक्षय को 10,000 रुपए दिए हैं। अब इसमें दो एस्पेक्ट हुए, एक तो रिसीविंग एस्पेक्ट, अक्षय को रुपए मिले हैं तो वो तो रिसीविंग एंड हो गया, मैंने दिए हैं तो ये गिविंग एंड हो गया। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो एस्पेक्ट है, एक गिविंग एस्पेक्ट, एक रिसीविंग एस्पेक्ट। मतलब या तो एक जगह से सामान जाएगा और दूसरी जगह वो सामान मिलेगा, या कैश जाएगा कैश मिलेगा। तो एक तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी चीज, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। हमने ये देखा था कि अकाउंट्स जो बनते हैं वो टी शेप के बनते हैं। हम आगे इसको फिर से सीखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड होता है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड होता है क्रेडिट साइड। सो जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें से कुछ चीजें तो डेबिट साइड में लिखी जाएंगी, कुछ चीजें क्रेडिट साइड में। सो डबल एंट्री होगी, एक एंट्री तो डेबिट साइड में होगी, एक एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। तो हम इसको इन दो तरीकों से समझ सकते हैं। ये सिस्टम ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम। क्यों है? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक है और कंप्लीट सिस्टम है। इसका मतलब ये ना लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड है, इसमें गलतियां होने की चांसेस कम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ट्रायल बैलेंस बनता है। अभी आपको पता नहीं है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जब हम बनाएंगे तब पता चलेगा। ट्रायल बैलेंस बनने से ये फायदा होता है कि हम अपने आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीखा था, उसमें हम लास्ट में जाके चेक कर लेते थे हमारा आंसर सही है या गलत है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके बेसिस पे चीजें हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इतनी सारी चीजों में से आपको दो चीजें ही समझनी है। पहली चीज कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी अकाउंट्स तैयार होंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। और दूसरी चीज ये कि ये वाइडली पॉपुलर है, ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर देश इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक, मतलब हमने इसका देख लिया, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने अभी पढ़े हैं। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, वो ये है कि नाम बेशक डबल एंट्री सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट ही होंगे। दो से ज्यादा इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कम से कम दो होंगे। जैसे कि मैंने 50,000 का सामान खरीदा, स्नेहा से खरीदे 50,000 के गुड्स, 20,000 तो मैंने नगद दे दिया और 30,000 का मैंने उधार कर लिया। तो इसमें तीन अकाउंट्स हो गए, एक तो मैंने जो उधार किया स्नेहा के नाम से, एक कैश और एक गुड्स का। सो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये गलत फहमी में मत रहे कि सिर्फ और सिर्फ दो एस्पेक्ट्स होंगे, कम से कम दो होने जरूरी है। सो दो अकाउंट्स पे इफेक्ट होगा, डेबिट में और क्रेडिट में। ये दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, पर्सनल को भी, इनपर्सनल को भी। अभी आपको पता नहीं है पर्सनल इनपर्सनल क्या होते हैं, हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं, इसमें दोनों होते हैं। क्या होते हैं दोनों अकाउंट्स, वो भी सीखना है हमें भी। इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो स्पेसिफिक रूल्स के बेसिस पे होती है। स्पेसिफिक रूल्स के बेसिस पे मतलब कुछ रूल्स लॉज बनाए हुए हैं कि हमें वही जो लॉज है वही फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगी। जैसे कि सिंगल एंट्री सिस्टम हमने किया,
उसमें कोई रूल्स नहीं थे, चीजों को हम अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे हमें 3 रूल्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सिंपल रूल्स है, देखेंगे आगे। ये ऐसा सिस्टम है जिससे ट्रायल बैलेंस तैयार किए जाते हैं, जिनसे आगे के अकाउंट्स बनाने आसान होते हैं। चलिए अब आते हैं मेन चीज पे, इंटरेस्टिंग चीज पे। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा है, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो दुनिया भर के अकाउंट्स बन जाते हैं। कैश का अलग अकाउंट, किसी डेटर का अलग, क्रेडिटर का अलग, गुड्स का अलग, फर्नीचर का अलग, इतने सारे अकाउंट्स हो जाते हैं कि हमें उनको अच्छे से एनालाइज करने के लिए अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करना होता है। जैसे कि हम 11th क्लास में जब हम आते हैं तो 3 हेड्स में क्लासिफाई कर देते हैं, आर्ट्स का सेक्शन अलग, कॉमर्स का अलग, साइंस का अलग। ऐसे ही अकाउंट्स को भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसकी जरूरत आगे पड़ेगी तब उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। मैं 2 मिनट में फटाफट बता देता हूं क्या था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ये कहता था कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी? एसेट अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। जितनी भी कमाई वो रेवेन्यू अकाउंट्स में जाती थी, जितने भी खर्चे वो एक्सपेंस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल शो करते थे, एसेट्स जितनी भी आती थी वो एसेट्स अकाउंट में शो करते थे, लायबिलिटी सारी की सारी लायबिलिटी अकाउंट में। उसके क्या रूल्स थे? उसके रूल्स ये थे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट दिखाएंगे, घटेंगे तो क्रेडिट के साइड में दिखाएंगे, और कैपिटल, रेवेन्यू और एक चीज और मेरे ध्यान से निकल रही, लायबिलिटीज, ये तीनों अगर बढ़ेंगे तो उनको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, घटेंगे तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। अभी उसका काम नहीं है, वो याद नहीं भी है तो भी कोई समस्या नहीं। दूसरा क्लासिफिकेशन जरूरी है अभी हमारे लिए, इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर अकाउंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये हमने भी ऊपर देखा था ना, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ये जो मैंने आपको बताया था ये हम पढ़ेंगे आगे। तो ये आगे पर्सनल इम्पर्सनल। और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि जब आपकी +2 में वाइवा होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें वाइवा होता है, तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, क्योंकि ये बेस तैयार कर रहा है, बहुत आसान है लेकिन फिर भी पूछ लेता है। और जिस बच्चे को बाकी क्वेश्चंस नहीं आते होते हैं तो उनसे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जनरली जब भी आपसे पूछते हैं, ये हमसे भी कोई पूछता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में बताओ कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो हम कह देते हैं 3 टाइप के अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आंसर गलत नहीं है लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर होगा कि आप ये कहेंगे 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के आगे चल के 2 हेड्स होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। आज मैं ज्यादा टॉपिक नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे, रियल एंड नॉमिनल को कल करेंगे। तो पहले तो पर्सनल अकाउंट का मतलब समझ लेते हैं। वो सारे अकाउंट्स जिसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाए, किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है, या उसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें जो किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है, किसी कंपनी से जुड़ी हुई है, वो सारे के सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने स्नेहा से 20,000 रुपए उधार लिए थे, तो स्नेहा मेरे लिए क्या होगी? मेरी क्रेडिटर होगी, मुझे उसे पैसा वापस चुकाना है। सो ये क्रेडिटर जो है, मैं स्नेहा के नाम से अकाउंट बनाऊंगा, तो अब इसमें किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। मैं किसी बिजनेस का मालिक हूं और मैं कैपिटल लगाऊं तो वो भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि मैं मालिक हूं और मैंने पैसा बिजनेस में लगाया है। अगर मैं ड्राइंग्स करूंगा तो ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो बेसिकली आप क्या समझे, किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई अकाउंट आ जाए, उसके अलावा किसी कंपनी के नाम से, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से, बैंक अकाउंट का नाम हो, कैपिटल अकाउंट हो, ड्राइंग्स हो, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट है।
अब हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन देंगे ना, हम सबसे पहले ये पहचानेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि तीनों के अलग अलग रूल्स होते हैं। अब हम ये सीख रहे हैं कि इसको डेबिट साइड में शो करना है या क्रेडिट साइड में शो करना है किसी भी ट्रांजैक्शन को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने राघव को 10,000 रुपए दिए, विजय पेड ₹10,000 टू राघव। ठीक है, ये कोई ट्रांजैक्शन है। अब अगर मुझे इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में लिखना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। ये देखने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा इसमें अकाउंट्स कौन सा है। सो देखो, मैंने पे किए हैं, विजय आ गया। ठीक है, किसको पे किए? राघव को पे किए। अब हालांकि मैंने कैश पे किया है, आप एक बार के लिए मान लीजिए मैंने कैश पे नहीं किया, इसमें बस दो ही अकाउंट है, एक तो विजय का अकाउंट है और एक राघव का अकाउंट है। सबसे पहले तो ये पहचानिए कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। चलिए रियल नॉमिनल तो अभी हमने पढ़े नहीं, लेकिन पर्सनल पढ़ लिया। किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाएगा तो वो पर्सनल अकाउंट है, नाम से पता चल रहा है पर्सनल यानी पर्सनल। तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया कि पर्सनल अकाउंट है। अब इसमें रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का। अब रूल क्या है, ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। ये रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। यानी अगर कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट का पार्ट है तो हम ये रूल इंप्लीमेंट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको सामान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कुछ भी चीज रिसीव कर रहा है, वो तो होगा डेबिट, और जो देगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हम जब इस ट्रांजेक्शन की बात करें, विजय ने राघव को 10,000 रुपए दिए थे, तो किसको पैसा मिला? राघव को मिला। तो राघव रिसीवर है, राघव रिसीवर है या गिवर है? राघव रिसीवर है। और हमने क्या देखा है? डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे राघव के अकाउंट को। गिवर कौन है? गिवर विजय है, तो क्रेडिट द गिवर, विजय को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर इसे हम जनरल एंट्री के फॉर्म्स में लिखते हैं, आगे चैप्टर सीखेंगे जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री इस तरीके से होगी, राघव अकाउंट डेबिट, डेबिट में है ना राघव अकाउंट डेबिट टू, जो क्रेडिट में होता है उसे टू लिख देते हैं हम जब जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं, टू राघव अकाउंट डेबिट टू विजय, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये रूल याद रखना है पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी एक सेकंड, चलिए बस ये रूल याद रखना है आपको, इसके बेस पे आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। देखिए क्या है ट्रांजैक्शन, पेड 20,000 टू हरी, हरी को 20,000 रुपए दिए। तो कौन कौन से दो अकाउंट्स हो गए? एक तो हरी, एक कैश दिया है 20,000 का। चलिए अभी हमें कैश तो नहीं पता कौन सा अकाउंट है, लेकिन हमें पता है हरी नाम आ गया, तो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट है, देखो इसको पैसा मिला है या इसने दिया है? पेड 20,000 टू हरी, हरी को मिला है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो हरी क्या होगा? डेबिट होगा, हरी को हमने डेबिट कर दिया। अब आपने ये भी पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम है, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी, टू कैश। आप अभी ये मत सीखो बेशक कि क्या क्रेडिट होगा क्या नहीं, बस आप ये देख लो कि पर्सनल अकाउंट है, पहचानना सीखो, और ये देखो कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। दूसरी चीज, रिसीव 10,000 फ्रॉम मोहन, 10,000 रुपए मोहन से मिले हैं। तो एक तो अकाउंट हो गया मोहन का, एक अकाउंट हो गया कैश का। कैश नहीं पता हमें क्या है, लेकिन हमें पता है मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट है। किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो पर्सनल अकाउंट। तो अब देखो पैसा मिला या दिया, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा मिला है, मोहन ने दिया है कैश। तो मोहन ने दिया है तो मोहन क्या हो गया? मोहन हो गया आपका गिवर। तो हमने देखा है क्रेडिट द गिवर, सो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा टू मोहन। तो पर्सनल अकाउंट का बस इतनी चीज याद रखनी है आपको,
ये रूल याद रखना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब आप पहचान ले कि ये अकाउंट डेबिट है या ये अकाउंट पर्सनल है, तो फिर आप देख सकते हैं कि उसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। जैसे एक ट्रांजेक्शन में और बता दूं, मान लीजिए मैंने बैंक में जाके 20,000 रुपए जमा करवा दिए। विजय डिपॉजिट ₹20,000 इन द बैंक। 20,000 रुपए जमा करवाए हैं और कहा करवाए हैं, बैंक में करवाए। सो बैंक भी तो पर्सनल अकाउंट है, हमने देखा था कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम हो तो वो भी पर्सनल अकाउंट है। सो अब इसमें रूल लगा देंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बैंक को पैसा मिला है या दिया है, मैंने जमा करवाए हैं तो बैंक को तो पैसा मिला है तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इस तरीके का रूल याद रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्यों जो है प्रिपेयर किया जाता है पर्सनल अकाउंट, वो इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बिजनेस में किस किस को पैसा देना है, किस किस का पैसा बकाया है, और किन किन को पैसा बिजनेस को चुकाना है, बिजनेस को किन्हें पैसा चुकाना है और किन से पैसा मिलना है। ये देखने के लिए पर्सनल अकाउंट तैयार किया जाता है। पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप के होते हैं, इनसे आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। फर्क नहीं पड़ता चाहे नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, तीनों में से कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, आपको रूल वही अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर पैसा, सामान या कोई भी वस्तु मिली है तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर दी है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, 3 टाइप के अकाउंट्स वैसे थ्योरी के लिए पढ़ने हैं हमें। कौन से हैं 3? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट तो है लेकिन कौन सा है, नेचुरल है। अब नेचुरल चीजें कौन सी होती है, नेचुरल बींग्स, नेचुरल चीजें वो होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो लिविंग बींग होते हैं बेसिकली। सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में वो सारे अकाउंट्स आएंगे जो किसी व्यक्ति विशेष के हैं, जो किसी ह्यूमन बींग्स के हैं, यानी किसी व्यक्ति के नाम से जो भी अकाउंट है वो सारे के सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे, चाहे वो राम के नाम से हो, श्याम के नाम से हो, घनश्याम के नाम से हो, मोहन, सोहन, सीता, गीता, किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई अकाउंट बना हुआ आ जाएगा तो वो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है बस। इसके अलावा ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग्स आपको पता है कैपिटल में से जब कुछ पैसा या वस्तु निकाल ली तो वो भी आपका जो पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। कौन निकालता है, मालिक निकालता है। सो मालिक भी तो नेचुरल बीइंग है, सो ये भी आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। सीधे नाम तो है ही, उसके अलावा कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये 2 चीजें भी याद रखनी है, ये भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट का नाम है। और जो डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट होते हैं ये तो उनके नाम से ही बनते हैं, क्रेडिटर्स डेटर्स के नाम से, ये भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कैसा पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल। अब आपने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस में भी पढ़ा है, अकाउंट्स में भी पढ़ा है। सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहती है कि बिजनेस की अलग पहचान है और उसके मालिक की अलग पहचान है, यानी बिजनेस अपने नाम से ऑपरेट करता है, अपने नाम से ऑपरेट करता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे स्कूल के अकाउंट्स तैयार होते हैं, तो स्कूल के अकाउंट्स HR ग्रीनफील्ड स्कूल के नाम से तैयार होते हैं। जियो कंपनी है, उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से काम होता है, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से काम होता है। अब क्या रिलायंस कंपनी कोई लिविंग बीइंग है? नहीं, लेकिन उसके नाम से चीजें हो रही है, ट्रांजेक्शन्स हो रही है। तो जितने भी कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सारे के सारे आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट होते हैं। लिविंग बीइंग के अलावा बाकी चीजें जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आएंगी वो आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट है। देखिए, इसमें हमने जब ऊपर पढ़ा था पर्सनल अकाउंट में, तब हमने क्या क्या देखा था, किसी व्यक्ति के नाम, यहाँ तक, उसके बाद कंपनीज के नाम, फिर आपके और बाकी चीजें थी। इसमें तीनों चीजें हमने इंक्लूड कर दी थी। अब इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इसके अलावा गवर्नमेंट के नाम से कोई काम हो, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे आपके किसका पार्ट है, ये सारे आपके
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। एक लास्ट अकाउंट और देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव, अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे, किसी और के लिए काम कर रहा हो। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का मतलब है ऐसे अकाउंट्स जो डायरेक्टली तो पर्सनल अकाउंट्स नहीं है लेकिन पर्सनल अकाउंट्स को शो कर रहे हैं। इसमें आपके आते हैं जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। वैसे तो अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज है एक किस्म से, भाई कर्मचारियों को पैसे देने थे, सैलरी चुकानी थी लेकिन दी नहीं, है तो लाइबिलिटी। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सैलरी देनी किसको थी? व्यक्तियों को ही तो देनी थी, राम को देनी थी, श्याम को देनी थी, घनश्याम को देनी थी। सो ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, उनसे आइडेंटिफाई करे, उनसे रिलेटेड हो, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स का पार्ट होते हैं। अब मैं शॉर्ट ट्रिक सी बता देता हूँ, सिंपल सी चीजें कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और उसके अलावा दो चीजें और याद रखो, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये लिखा हुआ आएगा तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। किसी भी कंपनी का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट का, क्लब का नाम लिखा हुआ आएगा तो ये सारे आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट है। इसके अलावा कोई भी ऐसे खर्चे या ऐसी कमाई, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस या रिसिप्ट्स जिनके नाम से पहले प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरीके के वर्ड लिखे हुए आ जाएंगे तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाएंगे। कोई भी ऐसे खर्चे और कमाई जिनके साथ ऐसे वर्ड जुड़ जाए, अनअर्न्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड, अनएक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो सारे के सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट होंगे। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास की समरी ये है कि आपको ये याद रखना है पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इसका रूल याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ताकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस में ये देखेंगे कि ये अकाउंट कौन सा है। जैसे ही आप पहचानेंगे कि वो पर्सनल अकाउंट है तो फिर आप उसमें ये रूल इंप्लीमेंट कर लें और रूल इंप्लीमेंट करके देखें कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। फिर हमने 3 टाइप के क्लासिफिकेशन देखी है पर्सनल अकाउंट्स की, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। कल की क्लास में हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को पढ़ेंगे। आपको इसकी रीडिंग करनी है एक बार, और आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको इस बुक में, क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, मेरे पास इस पेज में नहीं है। उनमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या पर्सनल अकाउंट्स हैं आपके, ठीक है, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आज का या नहीं हुआ है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है, नहीं तो इस क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं हम।